हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा एक उप सहसंयोजन यौगिक का सूत्र। ये इसी टाइप का दिखता है और इसी सूत्र को अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो उस आधार पे आपको उसका नामकरण करना होता है। और यकीन मानिए, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चूंकि आपको पता है कि इस बार हर सेक्शन में डबल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएगा, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। चलिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर में उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकाला जाए, क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसका यूज है। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाए। उप सहसंयोजन संख्या के बारे में पहले ही हमने बता दिया था कि यह जनरली हमको दाता परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी देता है कि कोई लिगेंड जो है कितने दाता परमाणु या कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम को दान कर रहा है। ये होता है हमारा उप सहसंयोजन संख्या, या कितने तरह का जो है उप सहसंयोजन बंध बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इस सेंट्रल मेटल एटम यानी कॉपर के साथ अमोनिया यानी NH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको एमीन कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एमीन है, इनकी जो संख्या है यहाँ पर 6 दिखाई गई है। और ये लोग एक बार में इसमें एक एमीन ग्रुप जो होता है, इसमें एक ही दाता परमाणु होता है और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा। और ऐसा इनकी संख्या कितनी है? 6। इसलिए इनकी जो टोटल उप सहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा उप सहसंयोजन संख्या कितना? 6। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो संख्या है वही उप सहसंयोजन संख्या हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, कॉपर के साथ ऑक्जेलेटो आयन है। इस सब के बारे में डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है। अब यहाँ जो ये ऑक्जेलेट आयन है, यहाँ पे इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं 6 है, यानी इस लिगेंड की संख्या है 3। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण है। ये जो ऑक्जेलेट आयन है, ये इसको जो है बाइडेंटेड लिगेंड समझा जाता है। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब इसमें डोनर एटम की संख्या है 2 और दोनों के दोनों है ऑक्सीजन। और इस तरह से जो है इस लिगेंड की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से इस पूरे कंपाउंड में इसका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 3 नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ऑक्जेलेटो आयन में 2 डोनर एटम है और ऐसे इनकी संख्या कितनी है? 3। तो टोटल कितना होना चाहिए? 2 × 3 = 6, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो नंबर है कोई जरूरी नहीं कि वही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाए। अगली बात है, अगर हम देखें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के साथ इन मतलब इथिलीन डाइएमीन है और इसके बारे में डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है। तो ये जो है हमारा, इनकी संख्या यहाँ कितनी है? 3। और ये भी बाइडेंटेड है, मतलब ये भी प्रत्येक इथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु होता है और इनकी संख्या कितना है? 3। तो 3 × 2 कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला लिखना हो तो सीधे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, कितने दाता परमाणु है, और गुना उनकी उस कॉम्प्लेक्स आयन में उस लिगेंड की जो कितनी संख्या है, 3, 4 जो भी है, लिगेंड के नंबर से गुना कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात की जाती है? यहाँ पर हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? जो कोष्ठक के अंदर बंद होता है उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु Fe यानी लोहा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इस कंपाउंड में। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इस संकुल को, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं, आयनों में वियोजित करते हैं। और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है तो इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, जो कि आयोनाइजेशन स्फीयर से बाहर होता है, वो अलग हो जाता है। और ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा एक साथ अलग होता है।
इस चीज का ध्यान रखना है। ये लोग अलग अलग नहीं बिखरते, जैसे लोहा साइनाइड अलग अलग नहीं होगा, लेकिन ये लोग एक साथ अलग होंगे, इसलिए इनको संकुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संकुल आयन और ये है पोटेशियम आयन। हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब ये नहीं है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब है इससे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसकी सहायता से ये पता करना है कि संकुल पर टोटल कितना चार्ज चढ़ेगा। जैसे पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आता है और ग्रुप संख्या 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना +1 होता है, इसलिए पोटेशियम जब वियोजित होगा आयन के रूप में तो उस पर 1+ चार्ज चढ़ता है। चूंकि इसकी संख्या 4 थी, इसलिए यहाँ 4 आयन मिलेंगे पोटेशियम के, यानी टोटल जो चार्ज हो गया RHS साइड में, यहाँ पर इस हिस्से में टोटल हो गया +4। बट हम देख रहे हैं कि LHS साइड में इस पूरे के पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो उदासीन था। तो LHS में टोटल चार्ज नहीं है, तो RHS में भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, और यहाँ कितना रहा है +4। यानी कि जब ये टूटा तो ये यहाँ अगर +4 आया है तो इस पूरे के पूरे संकुल आयन पर जो है हमें क्या देना होगा, -4, तब न जाकर जो है +4 और -4 मिलकर टोटल क्या हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। इस तरह से पहले हम लोग इसको आयनों के रूप में तोड़ लेते हैं। आयन के रूप में तोड़ने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ हमने उसको लिख लिया और अब हम अपना काम शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आपको ऐसा वाला फॉर्मेट चाहिए, ऐसा वाला जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स एक साथ कोष्टक के अंदर बंद होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर या संकुल आयन, और इस संकुल पर एक चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा कंपाउंड है। तो ऐसा वाला मिल जाए तब उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X माना है, क्योंकि इसका निकालना है तो उसको X मान लिए। सियानाइड के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक ऋणायनिक लिगेंड है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, कितना, -1। इनकी संख्या कितनी है, 6, तो उसको यहाँ लिखेंगे। और ये जो टोटल चार्ज है इस पूरे के पूरे इंटिटी पर, उसको बराबर देकर बराबर के दाएं साइड में मतलब RHS साइड में लिखा जाता है, और इन सबको LHS साइड में लिखा जाता है। और कैलकुलेट कीजिएगा जैसे कि आप बीजगणित में करते हैं, तो आपको X का वैल्यू कितना आएगा, +2। यानी यहाँ इस कंपाउंड में लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थोड़ा एकदम अलग है। क्या है, यहाँ जो बाहर में काउंटर आयन इसको कहते हैं, ये काउंटर आयन में जो तत्व है, जो परमाणु है, वो है हमारा क्लोरीन, और इस पर ये हमेशा निगेटिव चार्ज के रूप में टूटेगा। ये निगेटिव चार्ज चढ़ता है इस पर जब ये टूटता है तो आयन के रूप में, और उस पर क्या होता है, पोटेशियम पे प्लस। बस यही एक बेसिक फर्क है। यानी कि साफ साफ इशारा है यहाँ पर कि जब ये कंपाउंड वियोजित होगा आयनों के रूप में तो ये क्लोरीन जो है Cl- के रूप में जाएगा। इसकी संख्या 2 है तो यहाँ भी इसकी संख्या 2, टोटल चार्ज कितना, -2। हमने देखा LHS साइड में टोटल कोई भी चार्ज नहीं था और यहाँ पर है -2, तो RHS को भी बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए टोटल जो संकुल है उस पर कितना चार्ज देना होगा, +2। यानी साफ साफ आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जो ये -2 है तो यहाँ हो जाएगा +2। अब ये टोटल चार्ज आ गया। हमने बोला था कि जब ऐसा वाला आ जाए, जब ऐसा वाला मिल जाए तब आगे बढ़ना है। अब इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं, जो भी लेना देना है इससे लेना देना है। तो निकेल का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट X माना। अमोनिया जो है उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम क्या लिए, चार्ज 0, और इनकी संख्या कितना है, 6। फिर उसी तरह से बराबर देकर और इस पर जो टोटल चार्ज है इस पूरे संकुल पर उसको इधर लिख दिए। कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा कितना, X = +2। यानी यही इस कंपाउंड में निकेल का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। चलिए आगे आते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और उदाहरण लिया है और ये उदाहरण सबसे डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें ना तो इस साइड में कोई धनायन है और ना ही बाहर में कोई ऋणायन है। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी पहले से ही ये पूरा का पूरा संकुल जो क्षेत्र है उस पर चार्ज 0 चढ़ने वाला है, कोई चार्ज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम बोले थे जब ऐसा वाला आ जाए तभी आगे बढ़ना है, और ये खुद ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमें बस क्या करना है, ये पकड़ना है कि इसमें केंद्रीय धातु कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X,
मान लिया एथिलीन डाइएमीन एक उदासीन लिगेंड होता है, इसका चार्ज होता है टोटल 0 और इसकी संख्या कितना है 2, तो 2 से गुना कर देंगे और एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, तो प्लस। फिर क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, फिर इसको नाइट्रोसो कहते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। इससे जब इसमें जाएंगे फिर प्लस लेंगे और -1 सबको लिख देंगे। लिखने के बाद अब जैसे ये खत्म हो गया, अब कोष्ठक की ओर जाने से पहले जो है बराबर लगाएंगे और बराबर देने के बाद में इस टोटल पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है, कोई चार्ज ही नहीं है, 0 है, तो क्या लिख देंगे 0 और उसके बाद कैलकुलेट किए तो फिर से यहाँ क्या आया, x का वैल्यू क्या आया +2। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा +2 ही आएगा, +3 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, ऐसा आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं और ये अगर आप जान गए तो आपको नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ना चाहिए। रूल नंबर 1 देखते हैं नोमेनक्लेचर का। अब हम नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। नामकरण में पहला रूल ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि 2 पार्ट हो, पिछले उदाहरण से आप लोग जान गए हैं, 2 पार्ट हो यानी पहला पार्ट अगर इसमें धनायन हो और दूसरा पार्ट क्या हो, ऋणायन हो, जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वियोजित होगा आयनों के रूप में तो ये वाला पार्ट हमारा प्लस पार्ट कहलाएगा और ये वाला पार्ट हमारा माइनस पार्ट कहलाएगा। तो इसमें कहना है कि जो धनायन वाला पार्ट है उसका नामकरण पहले होगा और ऋणायन वाला का नामकरण बाद में होगा, यही पहला नियम है। तो जैसे इसमें देखिए, इस पूरे कंपाउंड में पोटेशियम धनायन के रूप में टूटेगा तो पहले इसका नाम पोटेशियम, फिर इस पूरे संकुल का नाम कितना है, हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब ये पूरा नाम कैसे लिखा गया है इसके बारे में अगला जानकारी आपको आगे मिलेगा। अब ये जानकारी यहाँ है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, संकुल आयन में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। संकुल आयन किसको कहते हैं, जैसे इस कंपाउंड को तोड़े तो ये एक अलग पार्ट हो जाएगा और ये एक साथ निकलेगा, इस पूरे को संकुल कहते हैं। ये और ये उस पर अगर चार्ज हो गया तो पूरा का पूरा कहलाएगा संकुल आयन। उस संकुल आयन का अगर हम नामकरण करेंगे, हमको बहुत बेहतर तरीके से पता है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। ऋणायन में भी अंदर जब जाएंगे तो इससे पहले इसका नाम आएगा तब इसका नाम आएगा, यानी पहले लिगेंड का नाम देख रहे हैं साइनो और फिर तब किसका नाम, इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर देख लेते हैं रूल। तीसरा रूल ये है कि रूल नंबर 3 कहता है कि विभिन्न लिगेंडों का नाम थोड़ा बदल के यहाँ यूज किया जा रहा है। जैसे आपने देखा हमने वहां सियानाइड यूज नहीं किया बल्कि सियानो यूज किया था, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ ऋणायनिक लिगेंड दिए गए हैं। अगर किसी ऋणायनिक लिगेंड में यानी अगर वो निगेटिव लिगेंड हो और उस लिगेंड के अंत में IDE लगा हो तो उसका नामकरण करते समय हमको क्या करना है, IDE के स्थान पे क्या लगा देना है, O। या नहीं तो अगर उसके अंत में E लिखा हो, अंत में E हो तो E को हटा के क्या लगा देना है, O लगा देना है। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन के अंत में नाम में क्या है, IDE को हटा IDE को हटा के O लिख दिया तो क्या बन गया, क्लोरो। और यहाँ पे देखिए एक और नाम दिया हुआ है क्लोरीडा, यानी कि देखिए इसको क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए अंत में ई है तो ई को हटाकर ओ यूज करना है, तो सॉरी यहाँ पर जो है ना ओ होना चाहिए था, यहाँ पे एक मिस्टेक से ये दे दिया है, यहाँ क्लोरीडो होना चाहिए। खैर आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ई वाला और ओ वाला पर ध्यान नहीं देना है। आपका ज्यादातर जो कंपाउंड है सबका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे, IDE को हटा के क्या लगाया जाएगा, ओ लगाया जाएगा। जैसे फ्लोराइड की बात करें, IDE को हटा के ओ लगा दिया, फ्लोरो। उसी तरह ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सो, उसी तरह पेरोक्साइड की बात करें तो पेरोक्सो, और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्सो। बस आपको यही याद रखना है, IDE को हटाकर क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। जैसे नाइट्राइड है तो नाइट्रिडो और फॉस्फाइड है तो फॉस्फिडो, ठीक है, या फॉस्फाइडो भी उसको लिख सकते हैं। अगला है, अगर ऋणायनिक लिगेंड हो जिस पर माइनस चार्ज हो, साथ ही साथ उसके अंत में 8 लगा हो तो 8 की जगह 8 या 8 लगा हो, ठीक है, 8 लगा हो, 80 या 80 लगा हो, तब उनका नामकरण करते समय जो है 8 की जगह E और 8 की उनका नामकरण करने के लिए E के स्थान पर O का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, सॉरी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, 8 की जगह नहीं बल्कि E की जगह O का प्रयोग करना है। 8 लगा रहे या 8 लगा रहे, दोनों ही केस में O का प्रयोग करना है। E की जगह किसका प्रयोग करना है, O का। सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कार्बोनेट, CO3 2- कार्बोनेट आयन का अगर नामकरण करना है लिगेंड के रूप में
तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो 8 लगा है, इस 8 में सबसे लास्ट में है ई, बस ई को हटा के क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ था, ये पूरा कंपाउंड ना बोला था कि ई रहेगा तो ओ लगा देना है, ये नियम यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ दे दिया गया स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। जैसे नाइट्रेट आयन है हमारे पास, 8 लगा है तो इसको नाइट्रेटो इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है, NO3 माइनस। सल्फाइट है, SO3 है, सल्फाइटो। सल्फेट है तो सल्फेटो, ठीक है। एसीटेट है तो एसीटेटो। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। अगला है कुछ और लिगेंड का उदाहरण देख लेते हैं। रिनाइनिंग में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो ONO यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्राइट है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीटो। और ये NO2 माइनस है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रो ही। अब ये कहेंगे कि सर ये इसको नाइट्रो काहे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, जो भी लोन यहाँ जो दाता परमाणु का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जरिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तब हम इसका नाम देंगे नाइट्रीटो। और जब बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के जरिए, तब हम इसका नाम देंगे क्या, नाइट्रो। ये चीज का ध्यान रखना है। अगर ONO के रूप में लिखा रहेगा तो नाइट्रीटो, और NO2 लिखा रहेगा लिगेंड के रूप में तो नाइट्रो नाम देना है। अगला है कुछ और लिगेंड्स है, उदासीन लिगेंड्स, उनका नामकरण कैसे होगा। तो संकुल आयन में कुछ उदासीन लिगेंड भी होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, उनको विशिष्ट नाम से पुकारे जाते हैं। कुछ ऐसे उदासीन है जिसका अपना एक अलग नाम है, स्पेशल नाम है। जैसे हम लोग इसको अमोनिया कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ हम लोग इसको एमाइन कहेंगे, एमाइन, जिसमें डबल M लगा होगा, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, जल को यहाँ हम लोग इसको जल कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ अक्वा कहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ कार्बोनिल कहेंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रोसिल कहेंगे। इसका ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ बहुदंती एमिनो लिगेंड है जिनमें एक ही एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर कि हम लोग NH3 को जो है एमाइन कहते हैं, डबल M यहाँ लिखते हैं, जबकि यहाँ देखिए यहाँ NH3 की जगह क्या है, NH2 है ना। इसका जब हम नामकरण करेंगे तो देखिए इसका लिखेंगे, इस पूरे के पूरे ग्रुप को कहते हैं एथिलीन, एथिलीन, और यहाँ इसको कहते हैं एमीन ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ डबल M आना चाहिए, लेकिन हम डबल M न लिख के सिर्फ एक M लिख रहे हैं। और चूंकि 2 एमीन ग्रुप है, 2 के बदले डाई, और सीधे लिखेंगे एमीन, यानी डाई एमीन। तो यही चीज यहाँ लिख रहा है कि बहुदंती एमिनो लिगेंड हो तो उसमें एक ही M का प्रयोग करना है। यहाँ डबल M है, अकेले हो तो डबल M, और 2 एक से अधिक हो तो क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक M, एथिलीन डाई एमीन। याद रहेगा। आगे, अगर धनावेशित लिगेंड हो, लिगेंड के अंत अगर धनावेशित हो लिगेंड, तो उसके अंत में IEM जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको भी पता है ये अमोनिया, इसको बोलते हैं NH3 के रूप में, लेकिन इस पर प्लस चार्ज हो गया 4 के रूप में, तो अमोनिया ना बोल के अमोनिया के अंत में IUM जोड़ देंगे, अमोनियम आयन, या इसको हम लोग अमोनियम लिगेंड यहाँ कहेंगे। ये NO प्लस है तो नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम आयन, और NH2 और NH3 प्लस है तो इसको हाइड्राजीनियम आयन। ये चारों का नाम आप अच्छे से याद कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कार्बनिक लिगेंड भी है, कुछ ऐसे लिगेंड है जो ठीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप, जैसे कि यहाँ मिथाइल है, एथाइल है, फिनाइल है, और साइक्लोपेंटाडाई एनाइल है। तो इस केस में इनका नाम वही का वही यूज हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक में भी मिथाइल बोलते हैं, यहाँ भी मिथाइल बोलेंगे, वहाँ भी इथाइल बोलते हैं, यहाँ भी इथाइल बोलेंगे, वहाँ फिनाइल बोलते थे, यहाँ भी फिनाइल। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और कार्बनिक उदासीन अणुओं के लिए उनका नाम प्रयुक्त होता है, वही नाम प्रयुक्त होता है। जैसे इसका अगर मान के कोई अणु है, उदासीन अणु है कार्बन का, जैसे कि यहाँ देखिए पीरिडीन C5H5N, इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में इसका नामकरण जो है ना वो गलत दिया हुआ था, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको हम कहते हैं पीरिडीन, 5 कार्बन और उस रिंग में एक नाइट्रोजन आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पीरिडीन। पीरिडीन का नाम सीधे पीरिडीन या शॉर्ट में PY के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए एथिलीन डाईएमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में इन भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। अब इतना कुछ जानने के बाद अब रूल नंबर 4 में आ जाते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि संकुल आयन में एक से अधिक लिगेंड हो तो उन्हें अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा बात, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया पिछले टाइप में, बस यहाँ बता देता हूँ। किसी भी
किसी भी लिगैंड के नामकरण से पहले उसका संख्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये इसको अमोनिया नहीं पढ़ के यहाँ हम लोग एमीन पढ़ते हैं, और एमीन की संख्या यहाँ कितनी है 4। देखिए 4 के बदले यहाँ पे होगा टेट्रा यूज किया गया है। आपको बेहतर पता है केमिस्ट्री में 1 के लिए मोनो, ठीक है, 2 के लिए डाई या बाई भी यूज होता है कहीं कहीं, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये सब यूज होता है। ठीक है, वही चीज आप यहाँ देख पा रहे हो। तो टेट्रा एमीन, देखिए इसका नाम कैसे किया गया है, पहले इसका नाम और फिर इसका नाम। अब ये नियम क्या कर रहा है, ये नियम कह रहा है कि अगर किसी संकुल आयन में एक से अधिक लिगैंड हो तो उनको अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार सजाना है। जैसे इसका नामकरण अगर करना हो तो इसका नाम ए से शुरू होता है, इसका नाम जो है अगर आप देखें तो ये क्लोरीन का है तो सी से शुरू होता है, ये नाइट्रो ग्रुप है तो इसका एन से शुरू होता है, और ये जो है क्लोरेट है, पर क्लोरेट है तो इसका जो है पी से शुरू होता है नाम। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता है ABCD में पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर एन आएगा और फिर पी आएगा। ABCD के अनुसार अगर चले तो नामकरण में भी ABCD यानी अल्फाबेट के ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नाम लिखाएगा, कोबाल्ट से भी पहले किसका नाम लिखाएगा फ्रेंड्स, नाम लिखाएगा आपका किसका, ये पूरे संकुल आयन का, सॉरी लिगेंड्स का, और लिगेंड्स में भी नाम किसका लिखाएगा, उस लिगेंड्स की संख्या का। जैसे यहाँ देखिए एमीन ग्रुप है तो एमीन का पहले संख्या लिख दिया टेट्रा, फिर लिख दिया एमीन, टेट्रा एमीन, 4 गो एमीन दूसरा। फिर देखिए अब नाइट्रो नहीं लिखा है, ए के बाद बी छोड़ के सी आता है ABCD में, तो फिर लिख दिया क्लोरो, और उसके बाद फिर देखिए फिर लिखा क्या नाइट्रो, और तब अंत में इसको नाम दिया है क्या कोबाल्ट। और थ्री क्या है, ये कोबाल्ट का इस जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और अंत में क्या लगा दिया गया है पर क्लोरेट। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अब आप कहिएगा सर इसका नाम बाद में काहे लिखा, तो जरा गौर से देखिए, जब ये टूटेगा तो यहाँ पर क्लोरेट की अगर हम बात करें तो इस पे माइनस चार्ज आता है पर क्लोरेट पे, तो उस केस में संकुल आयन पे प्लस आएगा। और आपको मालूम है पहले धनावेश का नाम और फिर ऋणावेश का नाम, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट, ये इसका नामकरण होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, उसी तरह से इस संकुल आयन का नाम लिखना है। संकुल आयन में देखिए यहाँ बाहर में क्लोरीन है, पूरा संकुल है, संकुल पे प्लस से रहेगा, क्लोरीन पे माइनस। तो रूल नंबर 1 पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, तो देखिए पहले पूरा इसका नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखा जाएगा। क्लोरीन की जगह क्या लगाया जाएगा क्लोराइड। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखा है या क्लोरो नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्लोरीन लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, ये काउंटर आयन के रूप में, ये बाहर है, याद रखिएगा। जब भी कोई भी एंटिटी इस कॉम्प्लेक्स आयन यानी करने का मतलब ये डबल, ये जो हमारा ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाहर होगा तो उसका नाम जो है जैसे लिखा जाता है आयन के रूप में वैसे ही लिखा जाएगा, सीधे लिखा जाएगा क्या क्लोराइड। अब आते हैं इसका नामकरण करने से पहले आपको पता है लिगेंड का नामकरण करना होता है। इसके अंदर लिगेंड में भी उसको अल्फाबेटिकली सजाना होता है। ये एमीन है, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं एमीन है, इसको हम लोग अक्वा कहते हैं, और इसको यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरो, ये क्लोरो ये हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक साथ दे दिया, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्लोरीन अलग है, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये H2O एक साथ होगा, और ये क्लोरीन अलग है तो ये क्लोरो C से शुरू होगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है सर दो को ए वाला आ गया, एमीन भी ए से शुरू होता है और अक्वा भी ए से शुरू होता है, तो जब दोनों सेम हो जाए तब हम लड़ाई दूसरे अक्षर पे जाएगा। जैसे एमीन में दूसरा अक्षर एम होता है और अक्वा में दूसरा अक्षर क्या होता है क्यू होता है, और ABCD में पहले कौन आएगा दोस्तों एम आएगा फिर क्यू आएगा। तो जैसे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, एमीन को पहला नाम देंगे, एमीन का नाम देने से पहले उसकी संख्या लिखेंगे, संख्या कितना है 4, तो लिख देंगे टेट्रा एमीन। और जरा कोर्स देखिए सबको एक साथ लिखते हैं सारे लिगेंड को बिना किसी हाइफन डॉट कॉमा के एक साथ, तो टेट्रा एमीन एक्वा यानी फिर अब हम इसका नाम लिखेंगे जल का अक्वा, अकेले है तो सीधे अक्वा। और यहाँ जो क्लोरीन आयन की क्लोरीन की हम बात करें तो इसके पहला लेटर C होता है, तब लास्ट में इसका नाम लिखा गया है C। चूंकि इसकी संख्या 1 है तो इसलिए सीधे क्लोरो लिख दिया गया है। तो क्लोराइड की जगह क्या लिख दिया गया है क्लोरो, क्यों, और यहाँ क्लोराइड लिखा गया है क्यों, ये लोग है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है। यहाँ ये क्लोरीन लिगेंड का काम कर रहा है, ये काउंटर आयन का काम कर रहा है। काउंटर आयन का जो नाम है वो ऐसे ही लिख देते हैं, और लिगेंड का काम जब वो करेगा तो उसके नाम में अगर ID है तो
ओ लगा देंगे, अगर उसके अंत में ई है तो ओ लगा देंगे। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। और कोबाल्ट यानी धातु के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपका बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, यदि किसी लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो, ठीक है, तो उनकी संख्या निम्नलिखित प्रकार से दिखाई जाती है। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। पहले ही मैं बता चुका हूं और वही चीज यहाँ दिखा हुआ है, टेट्रा, ये सब चीज मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे, यदि किसी लिगैंड की संख्या एक से अधिक है तो उनकी संख्या निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाती है। इसका एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, यदि लिगैंड के नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शामिल रहता है, ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा यानी पहले से ही लिगेंड के नाम में डाई लगा हो, जैसे डाई एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, इस तरह से, ठीक है, ट्राई इन पहले से ही लगा हो, तो पहले से ही उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हो, तो ऐसे जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, तो ऐसे लिगेंडों का नामकरण करने से पहले अगर इसकी भी संख्या ज्यादा हो, जैसे एथिलीन डाइएमीन को ऐसे दिखाते हैं, तो एक तो खुद इसके नाम में डाई लगा हुआ है, ऊपर से अगर इनकी संख्या कुछ ऐसा हो जाए, 2 करके ऐसा करके हो, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस टाइप का हो जाए, तब फिर इस 2 का नाम क्या देंगे, तो यहां थोड़ा रूल बदल रहा है। क्या बदल देगा? 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, हेक्सा किस, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक में भी ठीक इसी टाइप का आपको एक नोमेनक्लेचर देखने को मिलता है और इनका नाम कोष्ठ में बगैर हाइफन के लिखा जाता है। अब जैसे इसको देखिए, अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, पहले इसको तोड़ेंगे आयन के रूप में, तो इस पर प्लस चढ़ेगा, सल्फेट पे माइनस चार्ज आता है, इसका नाम बाद में आएगा, पहले इन पूरे का नाम आएगा। इस पूरे में भी पहले धातु का नाम नहीं आएगा, पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, लिगेंड्स में भी उनका नाम आएगा जो ABCD के अनुसार जो है क्या होते हैं, पहले पाए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये C है और ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। ABCD के हिसाब से देखें तो C पहले आता है और E बाद में आता है, इसलिए पहले क्लोरो का नाम आएगा और इनकी संख्या क्या है, 2, तो लिख दिया डाई क्लोरो, इसका काम खत्म। अब आते हैं एथिलीन डाइएमीन का नाम लिखने, तो पहले से फ्रेंड्स इसके अंदर डाई लगा हुआ है इसके नाम में, तब इसकी संख्या 2 है, तो इसकी संख्या को अब 2 को 20 से दिखाएंगे और इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, इस तरह से, और इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे 20 लगा के। 20 के बाद कोष्ठ में क्यों बंद किए? क्योंकि हमको पता है कि ये खुद अपने आप में एक बड़ा सा लिगेंड है और इसके अंदर डाई लगा हुआ है और ये 2 है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, कोष्ठ में बंद कर देते हैं। और फिर कोबाल्ट लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं और फिर अंत में सल्फेट आयन है तो क्या लिखते हैं, सल्फेट। इस तरह से नामकरण होता है दोस्तों। अब आगे आते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि संकुल के नाम का अंत संकुल के आयन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा, किसी संकुल का नाम का अंत करना है तो नाम का अंत किससे होता है, धातु के नाम से होता है, तो उसकी आयन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। पहला रूल क्या है इसमें कि अगर इस पर माइनस चार्ज हो संकुल पर, तब उस केस में जो है केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होता है उसका अनुलग्नक मतलब उसके अंत में 8 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये पहला उदाहरण जो मैं शुरू से ही आपको देते आ रहा हूं, इसका नाम क्या देंगे, तो इसका पूरा का पूरा अगर नाम लिखना हो तो पहले देखिए, इसको जब तोड़िएगा तो इस संकुल पर प्लस चढ़ेगा, है ना, और इस पे सॉरी 1 मिनट, ये पोटेशियम पे प्लस चढ़ेगा और संकुल पे जो है माइनस चढ़ेगा, माइनस चार्ज आएगा, यानी यहाँ संकुल क्या हो गया, ऋणायनिक संकुल हो गया। जब संकुल ऋणायनिक होगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, यानी पहले पोटेशियम का नाम आ जाएगा, फिर पूरे संकुल का नाम आएगा। संकुल में भी पहले किसका नाम आएगा, लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड से पहले उसकी संख्या आएगा, तो संख्या क्या आ गया, हेक्सा, और सियानाइड है, सियानाइड में आईडी हटा के क्या लगा दिया, O, तो लिख दिया हेक्सा सियानो। और यहाँ देखिए, यहाँ लोहा को हम लोग यहाँ फेरस नहीं लिखते हैं, फेरस की जगह क्या लगा रहे हैं, उसके अंत में ATE जोड़ दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, फेरेट लिख रहे हैं, तो फेरेट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि संकुल आयन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके नाम में ATE लगा दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यदि संकुल जो है धनायनिक है, अगर इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, जैसे कि इस केस में क्लोरीन और ये सब अलग होगा तो इस पर माइनस चढ़ेगा और संकुल पे प्लस आएगा। उस केस में अगर धनायनिक संकुल है तो उसके नाम को जस का तस रहने दिया जाता है, उसके नाम के अंत में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा,
कोई अनुलग्नक नहीं होगा। जैसे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम पहले लिखेंगे तो देखिए पहले धनायन का नाम, पहले यहाँ संकुल का नाम आएगा फिर इसका नाम आएगा। क्यों? पहले धनायन का नाम लिखते हैं। तो संकुल में भी किसका नाम आएगा? पहले लिगेंड, लिगेंड से पहले उसकी संख्या, संख्या क्या है? तो हेक्सा, 6 को हेक्सा। लिगेंड कौन सा है? अमोनिया, अमोनिया को यहाँ क्या बोलते हैं? एमीन, तो हेक्सा एमीन। और यहाँ क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देंगे। यहाँ कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के संकुल पे क्या है? प्लस चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। और अंत में क्या है जी? क्लोरीन लिखा हुआ है तो लिख देंगे क्लोरीन है। Cl3 है तो लिख देंगे क्या? क्लोराइड। हो गया इसका नामकरण खत्म। इसी प्रकार अगर उदासीन संकुल है, अगर वो उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका नाम अगर लिखना है, ठीक है, देखिए NiCO4, इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल है, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल सीधे पड़ेगा इस पर, इसके नाम में भी ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं है। अगला अगर हम बात करें, यदि संकुल आयन अम्ल रहता है, अगर संकुल आयन अम्ल के जैसा काम करे, अम्ल हो, तो धातु के नाम के आगे इक लगाया जाता है, ठीक है, इक लगाया जाता है। नाम के आगे बोला यानी नाम के अंत में, यहाँ इसको समझिए, ठीक है। आगे मतलब इस साइड की ओर बोल रहा है। तो देखिए पहले इसका नाम लिखना हो तो देखिए यहाँ प्लेटिनम के साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन की संख्या 6 है तो लिखेंगे हेक्सा। क्लोरीन को यहाँ क्लोराइड आयन को हम लोग बोलते हैं, या क्लोरो यहाँ बोलेंगे। क्लोराइड आईडी हटाकर क्या लगा देंगे? ओ, क्लोरो। इसका नाम खत्म हो गया, अब आएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को लिख देंगे पहले, प्लेटिनम न लिखकर, ना इस पर प्लस चार्ज है, अगर सॉरी यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर है चार्ज। अगर हम बात करें तो H2 को अलग अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ये अम्ल का काम करेगा। अम्ल का काम होता है H+ आयन देना। तो देखिए जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, H2 है ना, H2 PtCl6 ऐसा है। तो फ्रेंड जब ये टूटेगा आयनों के रूप में तो ये ऐसे टूटेगा, 2H++ ये पूरा का पूरा हो जाएगा PtCl6, इस पूरे पर होल -2। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पर इसका नामकरण अगर हमें करना हो रूल के अनुसार, जो कि रूल नंबर A था उसके हिसाब से, तो नामकरण कैसे होता है? पहले धनायन का नाम हम लोग लिखते है ना, लेकिन यहाँ धनायन का नाम पे यानी हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद फिर ऋणायन में भी इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर लिखते हैं हेक्सा, क्लोरो, और फिर हम लोग लिखते हैं प्लेटिनम। ना लिखकर उसके जगह क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते, प्लेटिडेट लिख देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये अम्ल का काम करेगा, अम्ल कैसे पकड़ा जाएगा? अम्ल का काम होता है H+ आयन देना, और देखिए यहाँ H+ आयन आ रहा है, तब उस केस में इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे ऐसा, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम की जगह या प्लेटिनेट की जगह लिखेंगे प्लेटनिक, और यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 4, अगर आप निकालिएगा तो ये 4 आएगा, और अंत में क्या लगा देंगे? अम्ल लगा देंगे। इसका नामकरण ऐसे किया जाएगा। तो इतना सारा हमने रूल नियम देखा। रूल नंबर अब 8 देख लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखी जाए। रूल नंबर 8 इसका जानकारी देता है। अब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके नाम के ठीक बाद कोष्टक के रोमन अंक के रूप में लिखा जाता है, जैसा कि आप हर उदाहरण में देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो निकेल है, यहाँ निकेल के बगल में O क्यों लिखा हुआ है? ये 0 है कि वो है कि क्या, इसको चेक कर लेते हैं। निकेल का हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जब ये टूटेगा तो K पर प्लस और इस पर माइनस, क्योंकि K की संख्या 4 है तो इस पूरे पर 4 माइनस चढ़ेगा। तो निकेल का निकालना है तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं X, फिर प्लस। सियानाइड का होता है -1 चार्ज, -1 × 4 ऐसा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। तो जब हम लिखेंगे इसको तो देखिए ये यहाँ पे कट कूट के अंत में हमको 0 आएगा पूरा वैल्यू, इसलिए इसको यहाँ O या 0 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर निकेल पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका 0 है, ठीक है। और इसका नामकरण कैसे दिया है? प्लेटिनम टेट्रासियानो निकलेट। 8 क्यों लगाया है नाम में निकेल के अंत में? क्योंकि इस पर है माइनस चार्ज, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए इसका नाम है क्या? पोटेशियम हेक्सासियानो फेरेट 3, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके साथ में लिखते हैं। और अंत में रूल नंबर 9 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं वाला संकुल हो, यानी ऐसा संकुल जिसमें 2 केंद्रीय परमाणु हो, 2 से अधिक धातु परमाणु हो, यानी कि उसको हम लोग बहुनाभिकीय संकुल या पॉलीन्यूक्लियर संकुल भी कहते हैं।
और दो धातु परमाणुओं को जोड़ने वाले लिगैंड को सेतु समूह, एक उदाहरण पिछली वीडियो में भी हमने देखा था सेतु समूह के बारे में, ब्रिज लिगैंड कहते हैं सेतु समूह। और इसके नामकरण में जो है सेतु समूह के नाम से पहले ना हमको म्यू लगाना पड़ता है, जरूरी है, ताकि पता चल सके कि ये क्या है, सेतु समूह का काम कर रहा है। और इनके बीच में क्या देते हैं, हाइफन लिख देते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना होगा नामकरण करने से पहले। तो आपको मालूम है जैसे ही ये वाला टूटेगा तो ये है SO4 सल्फेट पर खुद -2 चार्ज होता है, इसकी संख्या कितना है 2 है। तो जब इसकी संख्या जो है टोटल जो है अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 2 है तो यहाँ टोटल जो चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए, यहाँ -4 होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चलना चाहिए +4 पूरे के पूरे संकुल आयन पे। और अब आगे आते हैं, हमके कोबाल्ट का हमें निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कोबाल्ट की जगह हम लेंगे X, दोनों कोबाल्ट की जगह। कोबाल्ट के साथ में इस साइड में क्या है, इथिलीन डाइमीन जो कि उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 2 इंटू इनकी संख्या 2 है, 2 गुने 0 प्लस X। एमीन पर एमीन जो होता है या NH2 है, ठीक है। इस पर जो है जनरली कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका भी हमको लेना होगा क्या 0। और OH पर भी जो है OH ग्रुप है, इस पर जो है हमारा एक माइनस चार्ज होता है, तो इसका -1 लेना होगा। यहाँ पर ये जो चीज़ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमने एक कटिंग यूज किया है एक सोर्स से, तो यहाँ पे ये जो भी गड़बड़ कर दिए हुए हैं ये सब चीज़ को। और यहाँ पे एथिलीन की बात करें, देखिए यहाँ -2 ले लिए हुए हैं, जबकि एथिलीन का जो होता है वो 0 होता है, गुने 2 होना चाहिए। तो यानी ये कुछ अलग किसी और चीज़ का डेटा यहाँ डाल दिया है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, इसका X होना चाहिए, इसका टोटल 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका X आएगा, इसका 0 आएगा, इसका -1 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये टोटल -1 आएगा, इस तरह से पूरा कट कुट के जो है अंत में आप जब इसको बराबर करेंगे तो आपको यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए था 2 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक डेटा मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी चलिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट एक कोबाल्ट का +3 आ रहा है। तब आप नामकरण इसका कैसे करेंगे, इसका नामकरण लिखने से पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। इसका नाम शुरू होता है E से, इसका भी नाम शुरू होगा E से। यहाँ है एमीन ग्रुप A से, और यहाँ है हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या, तो ये भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग करेंगे उसका नाम लिखने का जो ABCD के हिसाब से पहले आए, क्या कौन आएगा, ये आएगा एथिलीन डाई एमीन। इनकी संख्या कितना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, 4 की जगह लिखेंगे टेट्रा। और चूंकि इसके अंदर खुद पहले से डाई लगा हुआ है इसके नाम में, तो इसकी जगह लगा देंगे टेट्रा की जगह टेट्रा किस, और फिर कोष्ठ बन करके लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, मतलब 4 एथिलीन डाइएमीन है। फिर लिखेंगे हाइफन लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो ब्रिज का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ ब्रिज को दिखाने के लिए हाइफन का यूज किया, हाइफन, और लिखेंगे म्यू। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहते हैं एमाइड है तो एमाइडो, और इसको जो है OH है तो OH की जगह क्या लिखेंगे, फिर म्यू लगाकर क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। मतलब ये दोनों का दोनों ब्रिज का काम कर रहा है, इसके जरिए भी होके जा रहा है और इसके जरिए भी होके जा रहा है, इसलिए इसके नाम से पहले म्यू और फिर इसके नाम से पहले म्यू हाइफन के साथ। और अंत में जो है कितने केंद्रीय धातु परमाणु है, 2 है, तो उसके लिए संख्या आया 2। और कोबाल्ट है यहाँ तो कोबाल्ट। और पूरे के पूरे संकुल आयन पर देखिए कितना चार्ज है फ्रेंड्स, यहाँ चार्ज चल रहा है कितना, टोटल 4 प्लस होता है तो धातु परमाणु के नाम ग्रंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, सीधे लिख दिए कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया गया 3 और अंत में लिख दिया गया क्या, सल्फेट। इस तरह से दिखाया गया है इस चीज को। मेरे ख्याल से इस उदाहरण में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप देखिए। ये मैंने जहां से कटिंग यूज किया है जिस बुक से, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट था, इसके बाद ये हमारा नोमेनक्लेचर खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। और हमें उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का आ जाना चाहिए। और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, अगला वीडियो भी जल्द ही किसी न किसी VVI टॉपिक पे ही होगा। थैंक यू।